गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजश्री स्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़ आप सबका पॉलिटिकल साइंस चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि यूएनओ का गठन किस लिए किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यूएनओ के बारे में हम अध्ययन करें तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें राष्ट्र संघ बना था 1920 में, और वही राष्ट्र संघ फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में उसका गठन किया गया। उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई राष्ट्र संघ की कमियों का, और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण उसमें किया गया। उन दोनों में जो हम अंतर देखें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उनमें प्रमुख अंतर हम ये देखते हैं कि राष्ट्र संघ में सर्वसम्मति से निर्णय लेने पड़ते थे, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में 2/3 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये था कि जो राष्ट्र संघ था 1920 में बना था तो उसमें जो निर्णय की प्रवृत्ति थी वो सर्वसम्मति से लिया जाता था, लेकिन बाद में जो बना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, उसमें 2/3 बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था की गई थी। और राष्ट्र संघ में अमेरिका सम्मिलित नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र संघ का जब 1920 में गठन किया गया था तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान नहीं था, वो उसमें शामिल नहीं हुआ था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सभी विश्व उस समय जो तत्कालीन महाशक्तियाँ थीं वो सम्मिलित हुई थी। राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था ढीली डाली थी, उसमें कोई ऐसा कठोर नियम नहीं था जिसके कारण ये राष्ट्र संघ है वो ज़्यादा नहीं चल पाया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद जैसी बहुत ही शक्तिशाली संस्थाओं की स्थापना की गई थी। जो सुरक्षा परिषद जिसे आज हम कहते हैं 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, उस सुरक्षा परिषद में आज वर्तमान में जो यूएनओ की है वो के जो 5 सदस्य हैं वो बहुत शक्तिशाली है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शक्तिशाली संस्था के रूप में मानी जाती है। अब हम देखें यूएनओ के गठन के जो निर्माण हुआ था उसका किस तरह से किन किन चरणों के माध्यम से यूएनओ का निर्माण हुआ और इसका निर्माण का क्या इतिहास रहा है। तो इसके तहत हम सबसे पहले जो यूएनओ निर्माण की जो नींव रखी गई थी वो थी अटलांटिक चार्टर 1941 में। 1941 का जो चार्टर था जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव रखी गई थी। अटलांटिक चार्टर पर 8 अगस्त 1941 को चर्चिल जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे व रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ने हस्ताक्षर किए थे। तब 8 अगस्त 1941 को इसमें सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था, अर्थात उपनिवेशवाद से मुक्ति की बात इसमें की गई थी। ये सिद्ध आत्मनिर्णय का तात्पर्य कि इसमें जो तत्कालिक उपनिवेश था, साम्राज्यवाद थे, वो जो ब्रिटेन व अन्य जो पश्चिमी देशों के अधीन जो देश थे उनको यह अधिकार दिया गया था कि वो उनकी अधीनता को अस्वीकार करें और उपनिवेशवाद से मुक्त हो सकें। तो इसमें आत्मनिर्णय की बात की गई थी और उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद से मुक्ति की बात की थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें माना जाता है। इसके पश्चात जो चरण था वो था वाशिंगटन सहमति, जिसे यूएन घोषणा 1942 भी कहते हैं। जो दूसरा चरण था वो था यूएन घोषणा 1942 या वाशिंगटन सहमति। इस सम्मेलन में 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करने का निर्णय लिया। उस समय जो मित्र राष्ट्र थे जो अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में थे, उन्होंने मिलकर जो धुरी राष्ट्र थे जो उनके खिलाफ थे उनका मुकाबला करने के लिए उनका निर्णय लिया और एक मित्र संघ की स्थापना की। कहा जाता है कि ये मित्र संघ ही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित हो गया था। 1942 में जब वाशिंगटन सहमति के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने एक जो संगठन बनाया था, इस सम्मेलन में 26 राष्ट्र उसमें सम्मिलित हुए थे और वही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में बदल गए थे। उसके बाद बारी आती है डम्बान्टन ऑक्स सम्मेलन 1944 की। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की संरचना व कार्य प्रणाली पर सहमति बनी, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर इस सम्मेलन में मतभेद होने से मतदान प्रणाली पर सहमति न बन सकी कि संयुक्त सुरक्षा परिषद जो महत्वपूर्ण परिषद मानी जाती है यूएनओ की, उसमें किस तरह से मतदान की प्रणाली की स्थापना की जाए, किस पद्धति को अपनाई जाए, इस पर सहमति नहीं बन पाई थी डम्बान्टन ऑक्स सम्मेलन 1944 में।
हालांकि इसमें 6 अंगों की स्थापना कर ली गई थी संयुक्त परिषद के। आगे आता है याल्टा सम्मेलन 1945। ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के चरण में। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद पर मतदान प्रणाली को लेकर सहमति बन गई और सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको डबल वीटो पावर, दोहरा निषेधाधिकार प्रदान किया गया। और ये 5 स्थायी सदस्यों के बारे में आप जानते ही होंगे। और इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई, जिसे दोहरा निषेधाधिकार भी कहा जाता है। दोहरा निषेधाधिकार से आशय है कि जो 5 स्थायी राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के, उनको एक तो महत्वपूर्ण मामले पर वीटो करने की शक्ति है, दूसरा यदि वह विवाद हो जाए कि कौन सा मामला महत्वपूर्ण है कौन सा सामान्य है, तो भी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो इसे कहते हैं डबल वीटो या दोहरा निषेधाधिकार। इसके तहत एक तो पहले तो उनको ये वीटो करने का अधिकार दिया गया है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर वो रोक सकते हैं वीटो के माध्यम से। और दूसरा कि यदि कोई विवाद हो जाए और ये माना जाए ये प्रश्न उठे कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कौन सा स्थायी, तो उसके संबंध में भी सामान्य या जो स्थायी सदस्य हैं वो अपना वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। और ये वीटो का अधिकार दिया गया याल्टा सम्मेलन 1945 में। तो ये बहुत सामान्य कई बार पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद को कौन से सम्मेलन में दिया गया था, तो वही है याल्टा सम्मेलन 1945 में। इसे दोहरा वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनको दिया गया था। अगला चरण आता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1 जून 1945 का। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उस पर हस्ताक्षर हुए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये वो आधिकारिक तारीख मानी जाती है जब जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है वह 24 अक्टूबर 1945। और उस समय इसमें 51 संस्थापक सदस्य थे। 51वां सदस्य जो था वो पोलैंड था और भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य था। तो भारत की ओर से राधा स्वामी मुदालिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जो 51 सदस्य थे जो 1 जून 1945 पर जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानी जाती है। और उन 51 सदस्यों में पोलैंड आखिरी सदस्य था और भारत भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संस्थापक सदस्यों में भारत की गिनती की जाती है, क्योंकि उस वक्त भारत इसका सदस्य था और राधा स्वामी मुदालिया ने भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य हैं। 191 सदस्य था वो ईस्ट तिमोर है, 192वां मॉन्टेनिग्रो, 193वां दक्षिणी सूडान। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के हैं और उनमें 191 ईस्ट तिमोर, 192 मॉन्टेनिग्रो और 193 सदस्य वो दक्षिण सूडान माना जाता है। हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद में महासभा की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई भी सदस्य, जैसे कि अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं, और कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसको ग्रहण करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिषद की महासभा है उसमें 2/3 बहुमत की उससे आवश्यकता होती है। वर्तमान में जो यूएनओ में 193 सदस्य हैं उसमें 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, और ये 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, एक तो वेटिकन सिटी और दूसरे हैं फिलिस्तीन। तो ये 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा इनको दिया गया है, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में। जबकि स्थायी सदस्य जो कुल सदस्य हैं वो 193 सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। और आगे हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों का निष्कासन की बात करें तो इनके निष्कासन के लिए महासभा सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत से इनका निष्कासन किया जा सकता है। महासभा के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है और सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दें तो किसी भी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित किया जा सकता है, उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। 1992 में यूगोस्लाविया का निलंबन किया गया था तथा उसे पुनः 2000 में वापस सम्मिलित भी कर लिया गया था। 1992 में यूगोस्लाविया को निलंबन का इस प्रक्रिया के माध्यम से उसको निलंबित किया गया था और 2000 में उन्हें वापस सम्मिलित किया गया।
कोई भी यूएनओ सदस्य संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वयं यदि त्यागना चाहता है खुद अपनी तरफ से तो त्याग सकता है, जिसे इंडोनेशिया ने 1965 में सदस्यता छोड़ दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। अमेरिका ने 1970 में ILO तथा 1985 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। बाद में इन संस्थाओं में लौट आया था। ठीक है, 1970 में उन्होंने 1970 में ILO की तथा 1985 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। लेकिन जो ILO और यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संगठन है उनकी सदस्यता उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने उन दोनों संगठनों की सदस्यता वापस ले ली थी। यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो यूएनओ में प्रमुख आधिकारिक भाषाएं सबसे पहले अंग्रेजी, मंडारिन जैसे आप समझते हैं चाइनीज़ जो भाषा है चीन की, मंडारिन, रूसी, फ्रांस, स्पेनिश और अरबी। 6 भाषाएं हैं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं मानी जाती हैं। अंग्रेजी, मंडारिन, रूसी, फ्रांसीसी या स्पेनिश और अरबी, ये भाषाएं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इन भाषाओं के माध्यम से यूएनओ में कार्य किया जाता है। यूएनओ के उद्देश्य की बात करें तो यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल करना। जो स्थापना की गई थी 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का, तो उनका मुख्य आधार यही था कि जो भी विश्व की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं का उनको युद्ध के स्तर पर उनका न जाने दिया जाए और उनका पहले शांतिपूर्ण विवाद है उनका शांतिपूर्ण तरीके से उनको हल कर लिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की जाए। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। साथ ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था जिसमें विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके, और इसे 1974 में यूएनओ का लक्ष्य बनाया गया था। 1974 में जो समग्र विकास का लक्ष्य बनाया गया था यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमी ऐसी स्थापना की जाए जिसमें विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों की भी भागीदारी हो रही है। कब सुनिश्चित किया गया, लक्ष्य रखा गया यूएनओ का, ये 1974 में इस लक्ष्य को निर्धारण किया गया। और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण, ताकि जो भी युद्ध के स्तर पर जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उनका अंतिम युद्ध पर उनको न पहुंच सके और पहले यूएनओ के माध्यम से सारे विवादों को निपटारा किया जा सके और परमाणु निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा सके। ये यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य हमने ऊपर देखे हैं। यूएनओ के अंगों की बात करें तो प्रमुख यूएनओ के 6 अंग प्रमुख हैं, जिसमें है महासभा जो एक सामान्य सभा है, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद। ये यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। आज हम यूएनओ के बारे में इतने पढ़ेंगे, आगे फिर अगले वीडियो में हम यूएनओ के जो अंग हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।